नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को भारत की खोज क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अध्याय 2, क्योंकि अध्याय 2 काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं इसका सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप सारांश पढ़ लेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में आसानी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो अभी मैं अध्याय 2 का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो समरी में नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं। नेहरू जी को जब अहमदनगर के किला में डाल दिया गया था तो उस समय भारत की खोज इस पुस्तक को लिखे थे, और उस समय उनको क्या जो अनुभव हुआ और अतीत के बारे में और वर्तमान के बारे में इस पाठ में लिखे हैं। तो इसमें नेहरू जी क्या लिख रहे हैं उस अनुभव को बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें व्यक्त किया गया है। इसमें यह कहा गया है, पहला इसमें है भारत के अतीत की झांकी, यानी भारत का अतीत क्या है, इसके बारे में नेहरू जी की क्या सोच है, तो इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किए हैं। तो नेहरू जी बीते हुए सालों में भारत के बारे में अध्ययन करते रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं कि बीते हुए साल में जो है नेहरू जी अपने भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को देखकर नेहरू जी के मन में यह विचार आता है कि आखिर यह भारत है क्या, अतीत की यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, उसने अपने प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया है। यहाँ पर नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि हमारा भारत देश इतना महान देश था, ऋषि मुनियों का देश था, लेकिन वह अपनी प्राचीन शक्ति को क्यों खो रहा है, इसका क्या कारण है, तो उस कारण को जानना चाह रहे हैं। विशाल जनसंख्या वाला यह हमारा देश आज उसके पास क्या बचा है जिसे हम जानदार कह सकते हैं। भारत की जनसंख्या के अलावा और कौन सी ऐसी शक्ति है जो भारत को विशेष बनाती है। और यह जानने के लिए उन्होंने बाहरी आलोचक की नज़र से भारत को देखना शुरू किया, यानी उनके मन में भारत के बारे में जो है कुछ गलत अवधारणा भी आ गई थी, और उतना जो है अधिक वे भारत को नहीं जान पाए थे। इसलिए पूरी तरह से भारत को जानकर इस बुक में लिखे हैं कि भारत कितना महान है, उसकी संस्कृति और सभ्यता कितना महान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने बाहरी आलोचक की नज़र से भारत को देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने भारत के पुराने शहरों और उनके हिस्सों की सैर की और अतीत को जानकार समझना चाहते थे, और अतीत के बारे में वे समझना चाहते थे कि अतीत किस तरह से बीता है, भारत की मजबूती का क्या कारण है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भारत के उत्तर पश्चिम स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण किया। और फिर क्या हो गया, निरीक्षण करने के बाद आज से 5000 वर्ष पुराना इसको बताया जाता है। साथ ही उसे आधुनिक सभ्यता का आधार भी बताया जाता है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील और विकासशील रही है। मिस्र, ग्रीस, चीन, मध्य एशिया और भू सागर के लोगों से भारत का संबंध रहा है, लेकिन भारत अपनी संस्कृति को डगमगाने नहीं दिया है। भले ही इस देश पर अनेक देश के लोग आए हैं, लेकिन कभी भी भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ा है, जिसके कारण भारत आज इस अस्तित्व में बना हुआ है। आगे यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि इसने दूसरे देशों से आने वाले विद्वान यात्रियों के द्वारा लाए गए साहित्य का भी अध्ययन किया, अनेक प्राचीन कथाओं को भी वे जाने। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी जैसे सिंधु, यमुना, गंगा आदि नदियों से भी ये प्रभावित हुए। भारत की अतीत की कहानी कहने वाली अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतें भी नेहरू जी को भारत की अस्तित्व को बताया। आगे नेहरू जी कह रहे हैं कि वे अपने शहर इलाहाबाद तथा हरिद्वार
में महास्नान पर्व कुंभ को भी जब देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पूर्वज भी हजारों साल से इस चीज़ को मानते आ रहे हैं, यानी गंगा स्नान करते हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था है, वह कौन सी भक्ति है जो भारतीयों की अनगिनत पीढ़ियों को अपने ओर खींचती चली आ रही है। हजारों वर्ष पहले महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए, वह ऐसा लग रहा था, जब उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किए तो ऐसा लग रहा था कि महात्मा बुद्ध हजारों साल जो पहले उपदेश दिए वह अभी उपदेश उनके सामने खड़े होकर दे रहे हैं। इस तरह नेहरू जी निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन उसका महत्व सदा ही बना रहेगा। वर्तमान भी इसी आधार को लेकर चलेगा। और नेहरू जी को बहुत ही आश्चर्य होता था कि हमारे देश में इतने महान महान पुरुष हुए हैं। अशोक की अभिलेखों को भी वे देखे और उनको अशोक की महानता भी उन्हें बहुत ही प्रभावित किया। और दूसरा क्या है, यहाँ भारत की शक्ति और सीमाएं। तो भारत की शक्ति और सीमाएं में नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं? तो नेहरू जी भारत की शक्ति और सीमाएं में कहना चाह रहे हैं कि अगर हम भारत की शक्ति और पतन के कारणों को खोजें तो यह एक उलझी हुई सी जान पड़ती है। मतलब हमारा देश किस तरह से, हमारे देश का पतन हुआ क्योंकि हमारे देश पर बार बार विदेशी लोग आक्रमण किए और हमारे देश को किस तरह से वे लोग लूट कर और बर्बाद करके चले गए। वे बता रहे हैं कि भारत जो है तकनीकी के क्षेत्र में पहले बहुत ही आगे थे, लेकिन धीरे धीरे क्यों पीछे हो गए और यूरोप जो है उनसे आगे बढ़ गया। ये लोग दूसरे देशों का क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे देश के लोग जो हैं दूसरे देशों का नकल करने लगा। भारतीयों में क्षमता होते हुए भी नई खोज और चाह परिश्रम की कमी हो गई। भारतीय लोग क्या किए, रूढ़िवादी को अपना लिए, रूढ़िवादी विचारधारा को अपना लिए और संकीर्ण अवधारणा में उलझ गए। मूर्ति पूजा में झुकाव होने लगा, महासागर को पार नहीं करना चाहिए। मतलब यह सब इतना उन लोगों के अंदर जो है रूढ़िवादिता घर कर गया कि वे लोग आगे नहीं बढ़ पाए और उसी में उलझ कर रह गए। इससे भारत का पतन होने लगा, इसलिए वे तकनीकी दौर में आगे नहीं निकल पाए और पिछड़ गए। तकनीकी कौशल की कमी उनमें हो गई, आगे बढ़ने की चाह खत्म हो गई, बस दूसरों का अनुसरण करने में वे लोग लगे रहे। लोग अंधविश्वासी और रूढ़िवादी हो गए। इतनी सब होने पर भी कोई देश भारत की संस्कृति को नहीं हिला सके। बीच बीच में नई नई बुद्धिजीवी लोग प्रोत्साहित करने लगे और जो भी हमारे देश में बुद्धिजीवी लोग थे, विद्वान लोग थे, महान लोग थे, वे लोग जनता को प्रोत्साहित कर रहे थे कि हमारा देश किस तरह पिछड़ गया है और हमें किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन सारी बातों का नेहरू जी अध्ययन किए। अब तीसरा क्या है, भारत की तलाश। तो भारत की तलाश में नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो नेहरू जी बताते हैं कि जब वे भारत की तलाश किए तो उन्होंने देखे कि उन्होंने पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन वे किए। उस समय भारत में काफ़ी गरीबी थी, अंग्रेज लोग हमारे देश पर अत्याचार जुल्म कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, मध्य वर्ग तो थोड़ा ठीक थे लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे वे काफ़ी पीछे जा रहे थे। मध्य वर्ग आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना चाहते थे और नेहरू जी काफ़ी इन बातों से चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि मध्य वर्ग भी अंग्रेज के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन यह सब मुश्किल था क्योंकि अंग्रेज लोग जो है कभी भी भारतीयों को इस तरह से नहीं करने दे रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जिससे हमारे भारत के लोग जो है पिछड़ गए थे। तो आगे कह रहे हैं कि यह सब मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, मध्य वर्ग के लोगों के मन में विद्रोह की भावना होने लगी। निम्न समुदाय के लोगों ने भी विकास के लिए प्रयास किए। नेहरू जी को काफ़ी दुख हो रहा था कि भारत की इतनी विशेषता के बावजूद भी आज गुलामी की जंजीर में भारत किस तरह से जकड़ गया है। उन्होंने देखा कि पिछले 100 वर्षों से उन्होंने जुल्म और अत्याचार सहा है, पर हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी ऊंची है कि लोग अत्याचार सहते हुए भी सभी जाति और संप्रदाय के लोग आपस में
एक होकर रहते हैं। उन्होंने ग्रामीण निम्न जाति के प्रति नेहरू जी को गहरा प्रेम था। यह मध्य वर्ग में प्रेम की कमी उनको दिखाई दी। और आगे जो है चौथा क्या बोल रहे हैं, भारत माता। तो भारत माता में नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं? तो भारत माता में नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत के लोगों में अपने भारत के बारे में, यहाँ पर नेहरू जी भारत के लोगों को भारत के बारे में, महानता के बारे में जानकारी दिए। वे भारत की महानता के बारे में उसको बताए। भारत का नाम भारत के नाम पर पड़ा है, यह प्राचीन संस्कृति नाम है। इन सब बातों की उनको जानकारी दिए। वे भारतीय किसान को संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है और हम उसके एक हिस्से हैं। हमें भारत की महानता को समझना होगा। वे जब भी किसी सभा में जाते थे और तो लोगों को बताते थे कि भारत को स्वतंत्रता किस तरह से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत विभिन्नता में एक है। वे देखें कि किसानों की समस्या एक सी है और सारे किसान लोग कर्ज से और अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे, तो इस पर भी उनकी नज़र गई। आगे नेहरू जी बता रहे हैं, देखा कि भारतीय लोगों को भी प्राचीन पुरानी गाथाओं और दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। जब उन्होंने अध्ययन किया भारतीय लोग जो जनता थी, तो उसमें से अधिकांश जनता को पुरानी जो गाथाएं होती है उसकी उन्हें जानकारी थी, दंत कथाओं की भी जानकारी थी। उसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो लोग धार्मिक तीर्थ यात्रा भी कर चुके थे। और नेहरू जी भारत माता की जय कहकर भारतीयों के मन में भारत के प्रति प्रेम जगाना चाहते थे। वे भारत की महानता का जब वर्णन करते थे तो भारतीयों को काफ़ी खुशी होती थी, अपने देश से उन्हें काफ़ी बेहद प्रेम होता था। और भारत की मिट्टी, पहाड़, नदियों का जिक्र करके वे भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम को जगाना चाहते थे। भारत माता की जय कहने का मतलब है भारत की जनता जनार्दन की जय। तो यह जब सुनते थे तो भारतीय जितने भी बैठे रहते थे उनके साथ सबके हृदय में खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। प्रत्येक भारतीय इस भारत का हिस्सा है और सब भारत माता का अंश है, नेहरू जी उन्हें समझाते थे। इस तरह भारतीयों को अपने देश के लिए प्रेम जग जाता था और ऐसा लगता था जैसे वे लोग महान खोज कर लिए हैं। तो इस पाठ में यही लिखा है। और पांचवा क्या है, भारत की विविधता और एकता। तो भारत की विविधता और एकता में नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं? तो नेहरू जी कहना चाहते हैं कि भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी सब में किस तरह से एकता है। चाहे वे देश के किसी भी कोने में चले जाए और चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो अपने आप को भारतीय कहते हैं। सबके साथ प्रेम भाव होता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों का चेहरा और खाने पीने, पहनावे का ढंग में अंतर है, फिर भी सभी भारतीय एक होकर रहते हैं। उन्हें आश्चर्य होता था कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत सभी आपस में किस तरह से प्रेम भाव से रह रहे हैं। दूसरे देश के लोग जब भारत में बस गए, जैसे यहूदी, पारसी, मुस्लिम, कुछ ही समय में सभी भारतीय हो गए। आज भी अगर कोई ईसाई, मुस्लिम दूसरे देश जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। नेहरू जी का कहना है कि जब भी वे भारत के बारे में सोचते हैं तो उनको दूर दूर तक फैले गांव, शहर, कस्बे, मैदान, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात, हरियाली, विशाल नदियों का जल, ठंडे प्रदेश देखे, बर्फीला प्रदेश, कश्मीर का वसंत ऋतु, फूलों से लदी हुई और कलकल बहते हुए झरने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया और अपने हृदय में वे इस सारे दृश्य को संजो कर रखना चाहते हैं। तो आगे है 6 जन संस्कृति। तो जन संस्कृति में क्या कहना चाहते हैं नेहरू जी, आइए हम लोग सुनते हैं। तो नेहरू जी कहना चाहते हैं कि जब वे भारत का अध्ययन किए तो बताए कि भारतीय जनता अतीत से जुड़े हुए हैं, यानी जो पीछे उनके साथ हो चुका है उन सारी बातों को लेकर वे चलते हैं, पर भविष्य में वे स्वतंत्रता भी चाहते हैं। वे देखें कि वे लोग अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं,
पूरी तरह अशिक्षित जनता भी लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास से जुड़े हुए और साथ ही प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत सबको प्रिय सा लग रहा था। रामायण और महाभारत का हर घटना, कथा, नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। जितने भी लोगों को उन्होंने जनता का अध्ययन किया तो सबको देखते थे कि वे लोग रामायण, गीता, महाभारत सबको बहुत ही प्रिय समझते थे। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों उसमें से पद याद थे। अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर इसका उपयोग भी करते थे। इससे पता चला कि सभी लोगों में अपने संस्कृति के प्रति गहरी आस्था थी। जब वे गांव से गुजरते थे, जब वे कोई भी मनोहर पुरुष, मतलब सुंदर से पुरुष को देखते थे, सुंदर स्त्री को देखते थे, महिलाओं में लावण्य देखते थे, नम्रता और गरिमा देखते थे, तो आश्चर्य से भर जाते थे कि हमारा देश कितना सुंदर है, जहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। तमाम दुखों के बावजूद भी भारतीयों में यह सौंदर्य कैसे टिका हुआ है। अंत में वे यही सोच निकाले कि सोच कर बताए कि हम लोगों का हालत बेहतर हो सकता है और इनके पास कुछ करने का जुनून अगर हो तो हम आगे कितना भी चाहे कष्टप्रद रास्ता क्यों नहीं हो, सब आसान हो सकता है। आगे वे कहते हैं कि भारत में चारों ओर गरीबी है, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, यह सब देखकर पता चलता है। इसी कारण सभी ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार और सुरक्षा और अभाव का वातावरण दिखाई दे रहा है। पर भारत की असलियत यह थी कि अपनी संस्कृति के कारण कष्ट सहकर भी वे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके पास सहनशीलता की भावना है, साथ ही स्वभाव में नम्रता दिखाई देता है। तो जब नेहरू जी सारा अध्ययन किए तो पता चला कि हमारी जो संस्कृति, सभ्यता है, उसको लेकर हमारे देश के लोग चल रहे हैं, इसलिए हमारा जो है देश इस तरह से अभी तक टिका हुआ है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ मिलूंगी मैं। धन्यवाद।